अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की हम क्लास अपने बिजनेस लॉ की आगे मूव ऑन करते हैं। कल हमने थोड़ा सा इंट्रो लिया था। सबसे पहले हमने लॉ के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, फिर हमने टाइप्स देखी थी, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस देखा था, और इसी तरह फिर हमने मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन या लॉ के हमने देखे थे कि सोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें हमने लेजिस्लेशन वगैरह देखी, कस्टम वगैरह देखे थे, बाकी चार जो थे हमने इनको देखा। कल हमने थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्कस किया, लेकिन हम उसको एट द एंड रखेंगे क्योंकि उसकी जो तैयारी का तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इंशाल्लाह जब उसको एंड पे रट्टा मारना है तो हम उसको एंड पे रट्टा मार लेंगे। आज हम चलते हैं गवर्निंग स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारे पाकिस्तान का इस वक्त गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है। देखो बेटा, दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम होते हैं हुकूमती। कहीं पे खिलाफत है, कहीं पे बादशाहत है, कहीं पे डिक्टोरियलशिप होती है, और कहीं पे जो है जमहूरियत का निज़ाम शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो सऊदी अरब, यूएई वगैरह में यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम चलता है, मतलब वहाँ पे बादशाह होता है और किंग है, तो उसने सारा काम करना है, सारी अथॉरिटी और पावर जो है वो उसके पास होती है। तो लिहाजा देखो, मुख्तलिफ ये जो निज़ाम है इनकी बेसिस है कि भैया पावर कहाँ पे है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। तो जो बादशाहत निज़ाम होता है, बादशाही निज़ाम होता है, इसके अंदर तमाम पावर जो होती है वो किंग के पास होते हैं, मतलब सब्सटेंशियल पावर जो है किंग के पास होती है। इसी तरह हमने देखा कि भाई कहीं जगह पे डिक्टोरियलशिप है। डिक्टोरियलशिप से अगर हम देखें तो आप जो कोरिया है इस वक्त, जनूबी कोरिया, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ का जो हुक्मरान है वो एक आर्मी का ऑफिसर है और सारी पावर तकरीबन उसने अपने पास रखी हुई है। तो ये एक डिक्टोरियलशिप है। जिस तरह हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगे थे वो भी एक डिक्टोरियलशिप थी, डिक्टोरियल निज़ाम था। मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ का शुरू का दौर जो था वो डिक्टोरियल था, बाद में वो भी जमहूरियत में आ गया था, लेकिन वो भी जमहूरियत की एक किस्म थी जिसमें वो आया था। इसी तरह हम बात करें तो जनरल ज़ियाउल हक की, वो डिक्टोरियलशिप निज़ाम था। इस तरह याहिया खान की, तो ये सारे डिक्टोरियलशिप निज़ाम थे जहाँ पे कोई आर्मी का ऑफिसर जो है, जो किसी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी या आर्मी होती है, वो इक़्तिदार पे कब्जा कर लेती है। उसके बाद तीसरा निज़ाम जो हमने नॉर्मली देखते हैं वो जमहूरियत का होता है। जमहूरियत से क्या मुराद है कि जहाँ पे अवामी नुमाइंदों के पास बेसिकली पावर होती है, जनरल पब्लिक के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, किसी एक पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। ठीक है। अब जमहूरी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, काफ़ी मुल्कों में प्रैक्टिस हो रही है। अमेरिका में जो है वो सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, सबसे पहली जमहूरियत उनको कहा जाता है। तो लिहाजा ये निज़ाम जो है ये प्रैक्टिस हो रहा है। अब जमहूरी निज़ाम में बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो अवाम ने करना है, मतलब जनरल पब्लिक जो है वो एक्सट्रीम पावर जो है वो जनरल पब्लिक के पास रेस्ट करती है, मतलब जनरल पब्लिक के पास फाइनल डिसीजन पावर होती है कि क्या डिसीजन लेना है। ठीक हो गया। तो लिहाजा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जनरल पब्लिक भाई 22 करोड़ है। अब 22 करोड़ है, फैसला लेना है मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर फैसला लेना है कि भाई ये जो हमारा कुलभूषण यादव है उसे रिहा करना है, और 22 करोड़ अवाम ने फैसला लेना है, तो भैया जब डिसीजन मेकिंग शुरू होगी इसके ऊपर तो आधे दूसरे के साथ लड़ लुड़ के मर जाएंगे, बाकी आधे जो है वो पागल हो जाएंगे, कुछ जो है वो कहीं पर निकल जाएंगे। तो लिहाजा एक फैसला नहीं हो पाएगा। फिर इसका तरीकाकार क्या होता है कि ये लोग अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, मतलब टेरिटरी वाइज अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, अपने लीडर मुंतखब करते हैं, जो आगे जाके फिर इकट्ठे होते हैं एक हॉल के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे बैठ कर उन्होंने फिर फैसले करने होते हैं, जिसको हम नेशनल असम्बली कहते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं बेसिकली, जिसके दो हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि इसमें जो जनरल पब्लिक है वो जो है इसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास रेस्ट करती है, मतलब हमारे नुमाइंदे जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर लेंगे। अब जमहूरियत में भी बेटा दो तरह के निज़ाम है बेसिकली, कि अब यहाँ पे दो हेड होते हैं। हमारी जमहूरियत के अंदर दो हेड होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट जो ओवरऑल स्टेट का हेड होता है, मतलब पूरी स्टेट का हेड होता है, और दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट का हेड है, मतलब जो हमारे अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, जो हमारे पब्लिक ऑफिस वगैरह हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अब यहाँ पे भी हमारे यहाँ दो निज़ाम प्रैक्टिस होते हैं कि भाई पावर, सब्सटेंशियल पावर किसके पास है, क्या प्राइम मिनिस्टर के पास है या प्रेसिडेंट के पास है। तो लिहाजा कुछ निज़ाम में हमने देखा कि सब्सटेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो प्रेसिडेंट के साथ रेस्ट करती थी। जिस तरह सदर आसिफ जरदारी का जो था एक निज़ाम था, उसमें वो सदर थे, वजीर नहीं थे, तमाम पावर उनके पास थी, अमेंडमेंट की उन्होंने एक्ट के अंदर। और इसी तरह अगर हम अब का दौर देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावर में है, उसके पास एक सब्सटेंशियल पावर है। सदर जो है वो जस्ट एक, आप कह सकते हैं, सिंबॉलिक एक पोजीशन रह गई है, जस्ट उनको हम 23 मार्च के ऊपर, 14 अगस्त के ऊपर बाहर निकाल लेते हैं हवा शवालों वाली, थोड़ा सा झाड़ झूड़ दिया, दिमक शिमक उतर जाए। तो
लिहाजा ये जो है ये एक हमारे जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। अब हमारे जमहूरी निज़ाम के बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 4 पिलर हैं, 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आगे सब डिवाइडेड है। तो लिहाजा हमारे जमहूरी निज़ाम के अंदर 4 पिलर होते हैं। एक होता है हमारा प्रेसिडेंट, एक होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और एक होती है हमारी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के भाई 2 पोर्शन, जिसमें हमने कहा नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होती है। सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है और नेशनल असेंबली को जो है वो लोअर हाउस कहा जाता है। तो लिहाजा ये निज़ाम मौजूद है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 3 इदारे मौजूद हैं, या 4 इदारे आप उनको कह सकते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमने यही इसके अंदर डिस्कस करना है कि भाई जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, सदर कैसे बना जाता है, कितने टर्म के लिए बनते हैं, इसका काम क्या होता है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इलेक्ट होते हैं। आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है जनरल इलेक्शन वगैरह का, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो हमें आइडिया नहीं है। आज हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम करती हैं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर को भी देखेंगे वो कैसे इलेक्ट होता है, और इस तरह प्रेसिडेंट को भी देखेंगे वो कैसे इलेक्ट होता है। अच्छा बेटा, तो सबसे पहला हमारा होता है जनाब प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? ये हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब ये पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता क्या? प्राइम मिनिस्टर पूरी स्टेट का प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हालांकि वो गवर्नमेंट का हेड है। देखो बच्चे, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट किया जाता है नेशनल असेंबली के अंदर, मतलब उसके अंदर सेनेट का रोल नहीं होता। आगे मजीद ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्ट किया जाता है। अब नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग मौजूद हैं या नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो जनरल पब्लिक जो है वो इलेक्ट करके भेजती है। अब जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने मेजॉरिटी ऑफ वोट लेके जो है वो इलेक्ट होना होता है। अब जाहिर सी बात है, ये भी आप सबको पता है कि नेशनल असेंबली के अंदर हर सूबे की इक्वल पोजीशंस नहीं है, इक्वल सीटें नहीं हैं। आबादी के हिसाब से सीटें डिवाइड होती है, तो पंजाब की सबसे ज़्यादा है, फिर सिंध की है, फिर KPK की, और फिर बलूचिस्तान की आती हैं। तो लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो रहा होता है बेसिकली तो वो मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट कर रही है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं और जिस सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो लिहाजा अगर हम देखें तो भाई कहा जाता है कि जो पंजाब के अंदर हुकूमत बना जाएगा वही है जो अपना प्राइम मिनिस्टर बना जाएगा। तो लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसको इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली के अंदर लोग। और क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये मुख्तलिफ सीटें हैं, मुख्तलिफ कंपोजिशन होती है इसकी, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेसिडेंट जो होता है इसको इलेक्ट करती हैं प्रोविंशियल असेंबलीज भी मिलके, साथ में सेनेट भी और नेशनल असेंबली तमाम मिलके। तो लिहाजा जो प्रेसिडेंट होता है बेसिकली वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी होता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग होते हैं, जो कि हमने देख लिया कैसे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई हेड ऑफ स्टेट एंड कंसीडर एज सिंबल ऑफ यूनिटी, मतलब इसने चारों सूबों को रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे इसके अलावा सूबों के अलावा जो एरियाज हैं, जिसमें हमारे फाटा वगैरह के एरियाज से पहले आप जो KPK में मिस हो गए, इस तरह हमारे GB वगैरह है, हमारे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वो किसी सूबे में नहीं आती, तो इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है हमारे लॉ के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसका मुसलमान होना जरूरी है। अब ये एक कंडीशन है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये वाली जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मुसलमान हो, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इसका हेड होना मुसलमान होना ज़रूरी है। क्यों? प्राइम मिनिस्टर तो एक गवर्नमेंट का हेड होता है ना, एक जो पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली है या ब्यूरोक्रेसी वगैरह उनका हेड है, वो एज अ स्टेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता कहीं पर। तो लिहाजा उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर मुसलमान है या नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, बहरहाल ये लॉ यही कहता है। और जो प्रेसिडेंट है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, और प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट की टर्म क्या होती है? 5 ईयर इसकी टर्म होती है। मतलब हर जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर इलेक्शन में प्रेसिडेंट जो है वो नया आता है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपना प्रेसिडेंट लेके आती है। उसके बाद वो कहता है कि भाई कौन करता है इसको? सेनेट, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो लिहाजा अब यहां से हमें पता चला कि भाई देखो कि प्रेसिडेंट सिंबल ऑफ यूनिटी कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होता? क्यों? प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नेशनल असेंबली इलेक्ट कर रही होती है, और उसमें हमें पता है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो इलेक्ट कर रही है, और वहां पे जिसकी सीटें ज्यादा हैं जिस सूबे की, तो वही ज्यादा जो है वो अपने हिसाब का प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे। मिसाल के तौर पर पंजाब, तो ये कहा जाता है जिसने पंजाब में हुकूमत बना ली भाई वो वजीर आज़म उसी का ही है। लेकिन जो सेनेट है, अब देखो ना कि नेशनल असेंबली तो मौजूद है, हमने देखा पार्लियामेंट, उसके 2 हाउसेस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट।
नेशनल असेंबली के तो मेंबर्स जो हैं वो तो जनरल पब्लिक बना के भेज रही है, उसकी जो पोस्टें हैं वो डिपेंड करती है वहाँ की आबादी के ऊपर, मुख्तलिफ सूबों की डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे साथ एक सेनेट मौजूद है। सेनेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर सूबे की इक्वल है, और इसको हम जनरल पब्लिक डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं कर रहे होते, इसको प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर इनको इलेक्ट कर रहे होते। तो लिहाजा जो सेनेट मौजूद है उसके अंदर तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम इलाकों की। तो प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से इलेक्ट हो रहा है, नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, मतलब वो इक्वल सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल जो है वो उसके साथ एक आप कह सकते हैं मेजॉरिटी के साथ आ रहा है। तो लिहाजा इस वजह से कहा जाता है कि सिंबल ऑफ यूनिटी होता है प्रेसिडेंट। क्यों, इसको तमाम इलाके के लोग मिलकर इलेक्ट कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठे मेजॉरिटी पार्टी के लोग जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हों। तो लिहाजा इलेक्ट कैसे होता है, 5 साल के लिए सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लोग मिलकर इसको इलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट री इलेक्शन हो सकता है, उसका एलिजिबल है, वो री इलेक्शन दोबारा हो सकता है, लेकिन कंसेक्टिवली 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 2 टर्म, उसके बाद फिर उसको 1 टर्म छोड़नी पड़नी है, फिर वो अगली टर्म में फिर आ सकता है। तो लिहाजा कंसेक्टिवली 2 टर्म में एक प्रेसिडेंट 2 बार जो है वो सदर बन सकता है, इससे ज्यादा सदर नहीं बन सकता। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट एंड इलेक्ट अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट। तो ये मैं आपको पहली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी होता तो फिर बहरहाल वही है कि हम एक बात कर तो रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है उसको सिर्फ नेशनल असेंबली इलेक्ट कर रही होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसको सेनेट भी कर रही है, प्रोविंशियल असेंबली भी कर रही है, तो लिहाजा वो एक ज़्यादा यूनिटी शो कराता है। लेकिन बहरहाल जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, जनरल रूल ये है कि जिसकी नेशनल असेंबली में ज़्यादा मेजॉरिटी पार्टी में होती है वही जो है नॉर्मली अपना प्रेसिडेंट लेके आती है। तो जाहिर बात है ये भी हमें पता है कि वही अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आती है। ऐसा तो नहीं होता कभी देखा हो हमने कि एक मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन में बैठ गई हो, या तो मरने मारने पे आ जाते हैं, दूसरे के घरों तक पहुंच जाती है वहाँ कि किसी तरीके से हमें जो है वो हुकूमत मिल जाए। तो लिहाजा जो मेजॉरिटी पार्टी है वही प्रेसिडेंट जो है उसको भी सिलेक्ट करती है। अब इसका काम क्या होता है, देखो बेटा, मैंने अभी शुरू में हमने अपने लेक्चर में मुख्तलिफ निज़ाम देखे थे कि किस किस तरह का हुकूमती निज़ाम होता है। तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे सामने कॉमन एग्जाम्पल मौजूद है वो बादशाही निज़ाम है। खिलाफत का निज़ाम हम में से किसी ने नहीं देखा हुआ, वो पुराना हो चुका है, जो तुर्की में था, अर्तुगरुल ड्रामा आप सबने देखा होगा, उसके अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस की गई है। इसके अलावा डिक्टोरियलशिप होती है जो कोरिया में चल रही है, हम सबको पता है, जिस तरह हमारे यहाँ मुशर्रफ के इनिशियल दौर में रही थी, बाद में उसने इलेक्शन करा के खुद को जमहूरी बना लिया था, तो ये जमहूरियत में कन्वर्ट हो सकते होते हैं। उसके बाद हमें पता है कि भाई ज़िया-उल-हक के दौर में भी डिक्टेटरशिप रही, ये एक और निज़ाम है। इसी तरह जमहूरियत तीसरा चौथा निज़ाम है। तो 3-4 किस्म के निज़ाम जो हैं वो बेसिकली हमें जनरल आइडिया मौजूद है। तो लिहाजा जो जमहूरियत है उसके अंदर भी हमने देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट 2 लोग होते हैं, एक स्टेट का हेड है, एक गवर्नमेंट का हेड है। अब जो स्टेट का हेड है भैया, अब यहाँ पे भी 2 निज़ाम है बेसिकली। देखा जाए तो मैटर ये कर रहा होता है कि सब्सटेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ पर मौजूद है। तो लिहाजा अगर हम देखें जरदारी, सदर जरदारी के दौर में तो सारी पावर जरदारी के पास थी, और जरदारी प्राइम मिनिस्टर नहीं था, प्रेसिडेंट था। तो तब एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम था जमहूरियत, नेशनल असेंबली सेनेट भी मौजूद थी, लेकिन सब्सटेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो सदर के पास थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास है, और सदर साहब क्या है, जस्ट एक सेरेमोनियल, एक सिंबॉलिकल चीज़ मौजूद है। तो लिहाजा फिर सदर का काम क्या है भाई, एक तो ठीक है उसने रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे नंबर पे इसका काम है कि ये प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है। जाहिर बात है अब कोई काम नहीं मिला उनको इसको देने का, कोई अथॉरिटी से नहीं दी जा सकती थी, कोई इसको नहीं देना भाई, एक जस्ट एक वो कहते हैं नमूना ही बना देना कि 23 मार्च 14 अगस्त को निकालो, झाड़ झूड़ के मुंह पे जरा टाकी मार के इसको दिखा दो। तो लिहाजा क्या किया कि जी भाई ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगा, गाइड करेगा नेशनल मैटर के जो इंपॉर्टेंस के मैटर हैं उनके अंदर। तो लिहाजा ये प्रेसिडेंट का काम है। तो ये प्रेसिडेंट है। उसके बाद दूसरा पिलर, 4 पिलर है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। दूसरा पिलर है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट इस टाइम करंटली मौजूद है उसको हेड कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है ये कौन इलेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है ये नेशनल असेंबली के लोग इलेक्ट करते हैं। अब नेशनल असेंबली के लोग कहाँ से आते हैं भाई, वो हम लोग इलेक्ट कर रहे होते हैं, एमएनएस, जिनको कहा जाता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है वो नेशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें सेनेट या प्रोविंशियल असेंबली का कोई रोल नहीं होता। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है
वो इक्वालिटी के लिए होता है, सिंबल ऑफ यूनिटी होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसमें शामिल नहीं आता। वो कहता है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है नेशनल असेंबली के अंदर। द इंडिविजुअल इज देन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्ट करना और अपॉइंट करना इज समथिंग डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। इलेक्ट कौन करता है? नेशनल असेंबली कर रही है, उसने इलेक्ट किया कि जी ये बंदा हमारी तरफ से इलेक्ट हो गया है, अब आप इसको अपॉइंटमेंट करते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फिर प्रेसिडेंट करता है, उसका हल्फ जो है वो प्रेसिडेंट लेता है, सदर आरिफ अलवी लेते हैं, या उससे पहले ममनून हुसैन ने लिया था इमरान खान का हल्फ। तो लिहाजा क्या होता है कि इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट कर रहा होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट। अब फेडरल कैबिनेट क्या है बेटा? ये कैबिनेट होती है वफाकी काबीना जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ वज़रा मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो असिस्ट करें, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें, प्राइम मिनिस्टर को चीज़ों के ऊपर लीड करें। अब इसके मेंबर कहाँ से आते हैं? जो वफाकी काबीना, इसके मेंबर कैसे कौन होते हैं? तो बेटा होते तो वज़रा हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 150-200 के करीब वजीर मौजूद है, अन्य नवाब मौजूद है। अब सारे तो सारे वफाकी काबीना में नहीं है ना, चंद एक ही वफाकी काबीना के अंदर शामिल है, आई थिंक 20-30 के करीब होंगे। तो ये लोग कैसे अपॉइंट होते हैं? तो बेटा इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने वज़रा में से नॉमिनेट करता है लोगों को, और प्रेसिडेंट को कहता है कि जी इनको वफाकी कबीना में डाल दो। अब भाई वफाकी कबीना का प्रेसिडेंट के साथ क्या लेना देना? प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट कर रहा है? तो हमने ऊपर देखा था कि एक काम था हमारे प्रेसिडेंट का, एक काम था, और वो क्या था कि उसने प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना है, एडवाइस करना है। तो वो कैसे एडवाइस करेगा? शाम को फ़ोन करके कहेगा कि हाँ भाई खान साहब कितने चले हो, तो ये ना करो वो ना करो, नहीं ऐसा नहीं होता। वो जो ये कैबिनेट है जिसके मेंबर जो हैं, ये जो फेडरल कैबिनेट है कबीना, जिसके मेंबर जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है, इस काबीना के थ्रू असिस्ट कर रहा होता है। मतलब प्रेसिडेंट का इसके ऊपर कंट्रोल होता है और इसके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर को वो असिस्ट करता है। तो लिहाजा जो फेडरल कैबिनेट होती है, इसके जो मिनिस्टर्स होते हैं या वज़रा होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता होता है। फेडरल मिनिस्टर आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड इन ईच डिपार्टमेंट। तो भाई फिर जो फेडरल कैबिनेट है उनके फिर नीचे मजीद ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह और ये सारे सेक्रेटरीज वगैरह आते हैं, तो ये उनके नीचे लोग आते हैं जो काम करते हैं, ये जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पिलर था प्राइम मिनिस्टर का। बाकी ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, जनरल इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं, अब हम आ गए अपने तीसरे पिलर के ऊपर, जो हमारी क्या कहते हैं, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, जो पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है कंबाइन। तो उसमें 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट होता है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। तो लिहाजा अब हम पढ़ते हैं ज़रा अपर हाउस के बारे में कि सेनेट क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो लिहाजा बेटा सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। ये एक परमानेंट बॉडी है, मतलब हर 5 साल बाद हमें पता है नेशनल असेंबली खत्म हो, MNS MPs खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन होता है, दोबारा फिर काबीना बनती है, दोबारा फिर नेशनल असेंबली में लोग जाते हैं, हलफ लेते हैं, वज़रा बनते हैं और फिर से हुकूमत बनती है। लेकिन हर इलेक्शन ड्यूरेशन के ऊपर सेनेट खत्म नहीं होती, क्यों? सेनेट जो है उसके मेंबर जनरल इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, उसके मेंबर जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू आ रहे होते हैं, फिक्स्ड मेंबर होते हैं, कुछ इलाकों की कोटाज मौजूद है उसके थ्रू आ रहे होते हैं। तो लिहाजा जब 5 साल का टर्म खत्म होता है, प्राइम मिनिस्टर उतर जाता है, नेशनल असेंबली खत्म हो जाती है, सेनेट तब भी मौजूद रहती है, ठीक है। इसलिए इसको परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। सेनेट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो इक्वली तमाम सूबों से आए होते हैं, विद रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इसके मेंबर कहाँ से आते हैं? सेनेट के इलेक्ट किए जाते हैं। कौन इलेक्ट करता है? प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर इलेक्ट करते हैं। तो जाहिर बात है कि हर सूबे के मेंबर अपने लोग इक्वली इलेक्ट करके भेज रहे हैं, तो मतलब सेनेट के अंदर तमाम सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये फिर सेनेट क्यों बनाई जाती है? तो सेनेट इसलिए बनाई जाती है ताकि नेशनल असेंबली में बैठे लोग, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो बड़ा सूबा है, वो डोमिनेट ना कर ले चीज़ों को, वो अपने फ़ायदे में सारे फैसले ना कर ले। तो लिहाजा हम आगे चल के लेजिस्लेशन वाले प्रोसेस में देखेंगे कि कोई भी बिल जो है उसको जब एक असेंबली में पास होना होता है तो उसे दूसरे हाउस से भी मस्ट पास होना होता है।
ताकि किसी सूबे का हक ना मारा जाए। नहीं तो ये हो कि भाई नेशनल असम्बली के सिर्फ कानून पास करे तो पंजाब सारा कुछ खा पी जाए, बलूचिस्तान बेचारे को कुछ लब्बे ही ना कभी। तो क्या होता है कि फिर सेनेट को इसके ऊपर एक किस्म का निगरान या गार्ड रखा गया। उसके बाद सेनेट का रोल क्या है? टू प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड हार्मनी। भाई नेशनल कोहेजन हार्मनी जो है ये क्रिएट करती है। क्यों? कि भाई इक्वल सारों की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। और क्या करता है इसका काम? टू एलिवेट द अफेयर्स ऑफ द स्मॉलर प्रोविंसेस रिगार्डिंग डोमिनेशन बाय एनी वन प्रोविंस बिकॉज ऑफ इट्स मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। तो क्या हुआ कि सेनेट का क्या काम है? ये चेक एंड बैलेंस रखती है और सूबों को जो डर लगा रहता है कि भाई अगर फैसले नेशनल असेंबली करेगी तो वहाँ पे जिस सूबे की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी वही सारा कुछ ले जाएगा। तो लिहाजा इस फेयर को ख़त्म करने के लिए नेशनल असेंबली के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक सेनेट को बना दिया गया है, ताकि कोई भी बिल या कानून अगर नेशनल असेंबली पास करती है तो वो सेनेट में भी रिव्यू हो, और अगर किसी सूबे के अगेंस्ट जा रहा है, किसी सूबे के फेवर में नहीं है, तो भैया वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सेनेट के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के भी मेंबर्स मौजूद होते हैं। क्यों? ये किसी सूबे के अंदर नहीं आती। इस तरह मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो सेनेट के मेंबर हैं ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और हाफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 3 years। तो इसका इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है, जबकि जो नेशनल असेंबली का है हर 5 साल बाद होता है। तो लिहाजा क्या होता है कि भाई आधे रिटायर हो जाते हैं, न्यू आ जाते हैं, फिर चलते रहते हैं, अगले 3 साल बाद फिर आधे रिटायर हो जाते हैं, फिर न्यू आ जाते हैं। तो लिहाजा ये चलती रहती है, सेनेट कभी खत्म नहीं होती। आधे रिटायर होंगे, आधे तो मौजूद है। नेशनल असेंबली जो है वो 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है। इस तरह सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। द इलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम। तो भाई आधे आधे करके जो है इनका इलेक्शन होता है, 3 साल बाद इनका इलेक्शन जो है वो प्रोसीड होता है। अच्छा, अब सेनेट का हेड कौन होता है? देखो, जिस तरह हमारे नेशनल असेंबली में देखते हैं कि वो कैसरानी साहब हैं, वो स्पीकर हैं, इसी तरह जो सेनेट का हेड होता है इसको चेयरमैन कहा जाता है। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसको हेड करने के लिए एक चेयरमैन का होना ज़रूरी होता है। चेयरमैन के बगैर मीटिंग नहीं हो सकती कंपनीज के अंदर। सेम इस तरह हमारी असम्बलीज़ की भी मीटिंग्स होती हैं। ये नेशनल असेंबली के इजलास क्या होते हैं? मीटिंग्स ही होती हैं। इसको भी हेड करने के लिए जो बंदा मौजूद होता है सेनेट के अंदर उसको चेयरमैन कहा जाता है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं और ये नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मौजूद नहीं है, या अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, तो उसकी जगह पे कौन एक्ट करेगा? तो भैया जी जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो एक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जो कायम मकाम सदर बनता है वो सेनेट का हेड क्यों बनता है? वो प्राइम मिनिस्टर भी तो मौजूद है उससे बड़ी पोस्ट पे, वो क्यों नहीं बन रहा होता? तो बेटा इसका आंसर ये है कि जो सेनेट का हेड चेयरमैन है बेसिकली ये इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा है तमाम सूबों को, जबकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कर रहा। और प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? इक्वली रिप्रेजेंटेशन, पूरे मुल्क को रिप्रेजेंटेशन, सिंबल ऑफ यूनिटी। तो लिहाजा ज्यादा मौजू शख्स कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर जो कि एक मेजोरिटी पार्टी का बंदा है, या चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो कि एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मेजोरिटी का जो है वो एक हेड है। तो लिहाजा चेयरमैन सेनेट जो होता है, इन केस के कैजुअल वैकेंसी अगर प्रेसिडेंट की अराइज हो जाती है, और हमारे जिस तरह के प्रेसिडेंट लगते हैं होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला सबको जो है लंबी उम्र दे। बहरहाल ज़्यादा होता है दर्जा उनका, ऐसे लोग ही प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जो बस एक सेरेमोनियल से हो और एक सिंबल से हो, ज़्यादा उनका कोई रोल ना वो परफॉर्म करने की ख्वाहिश रखते हो, ताकि सारा कुछ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहे। लेकिन बहरहाल तो चेयरमैन जो होता है ये एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम करता है अगर इन केस के कैजुअल वैकेंसी आ जाती है। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है? जो सेनेट के लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो खुद अपने में से इलेक्ट करते हैं, वोटिंग के थ्रू होते हैं। ऑल स्टैट्यूट पास्ड बाय द नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय द सेनेट विद द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल। तो तमाम वो कवानीन जो नेशनल असेंबली से पास होंगे लाजमी है कि वो सेनेट से भी पास हो। क्यों? तो फिर कोई भाई मेजोरिटी सुबह अपने फेवर में ना कानून बना ले। लेकिन एक मनी बिल है जो नेशनल असेंबली में पास हो जाएगा, सेनेट वो पास करने की उसको ज़रूरत नहीं है। मनी बिल क्या होता है बच्चे? ये जो हमारे फाइनेंस एक्ट्स वगैरह होते हैं, ये जो हमारी टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, इनके ऊपर जो कवानीन बनते हैं ये मनी बिल के थ्रू बनते हैं। मतलब एक ऐसा बिल जिसके अंदर पैसे की कंजम्पशन, लेन देन का मामला होता है। तो लिहाजा इसको नेशनल असेंबली से पास करा लिया जाता है, सेनेट से पास कराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई सेनेट से क्यों नहीं पास करवाना मनी बिल को? क्या उसके ऊपर इक्वालिटी का हक नहीं है? देखो बेटा, इसका सिंपल सा रूल है कि जिस मुल्क की आबादी, जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है, इसका मतलब है वो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट कर रहा है और उसको पैसे की भी ज़्यादा ही ज़रूरत है।
पंजाब के ऊपर जितना बजट लगता है इतना बजट बलूचिस्तान के ऊपर जरूरत नहीं, क्यों? वहाँ की आबादी कम है ना। तो जहाँ की आबादी ज़्यादा है मतलब वहाँ से इनकम भी ज़्यादा आ रही है और वहाँ पे एक्सपेंडिचर की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो लिहाजा क्या होगा कि भाई जो पैसे का लेन देन है वो तमाम सूबों के साथ इक्वल नहीं हो सकता। तो लिहाजा सेनेट में क्यों बिल जाता है? ताकि इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, जबकि मनी बिल के केस में इक्वालिटी की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वहाँ पे मेजॉरिटी जिस सूबे की है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ना भाई, जिसकी आबादी ज़्यादा है। तो लिहाजा इस वजह से जो मनी बिल होता है सिर्फ उसको नेशनल असेंबली से पास कराया जाता है, सेनेट में नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पे अगर अब बजट आया और उसके अंदर 70% पंजाब का हिस्सा है और उसको पास कराने के लिए जनाब नेशनल असेंबली से बाद सेनेट में भेज दिया जाए, सेनेट वाले खड़े हो जाए, नहीं जी सारों को 25-25% दो, बलूचिस्तान को भी 25% दो, तो ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली। तो लिहाजा इस वजह से ये जो नेशनल असेंबली होती है उसके अंदर से मनी बिल पास होता है, सेनेट के अंदर उसको पास नहीं कराया जाता। अगला चौथा पिलर हमारा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या होती है बच्चे? हमें पता है कि ये जो जनरल पब्लिक जिन मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजती है, हम लोग जिनको वोट दे के भेजते हैं कि जाओ कोई हमारे लिए काम करो, कोई मेहरबानी करो, कोई साढ़े उत्ते रहम करो, कोई कानून बनाओ, कोई चंगी काम करो। लेकिन खैर ये नहीं होता, वो कुछ और ही करते हैं वहाँ पे जाके, तो हमें तो बस कैंडल ही मिलते हैं देखने को। बहरहाल तो लिहाजा नेशनल असेंबली का काम क्या होता है बेटा? ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, हमें पता है इसके मेंबर कहाँ से आते हैं। जो जनरल पब्लिक जो है वो इलेक्शन के थ्रू लेके आती है। इसके मेंबर्स की स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है? तो जाहिर बात है आबादी के हिसाब से डिसाइड होती है। जिस सूबे की आबादी सबसे ज़्यादा है उसकी सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। इसका टेन्योर क्या है वो भी हम सबको पता है कि भैया जी इसका टेन्योर 5 साल का होता है। जिस तरह सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन था, इसी तरह जो नेशनल असेंबली होती है इसका भी एक हेड होता है जिसको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। द सीट्स फॉर द नेशनल असेंबली आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई किस सूबे को कितनी सीट मिलनी है। द मेंबर ऑन द जनरल आर सीट्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। जो मेंबर होते हैं इसके कैसे आते हैं? 5 साल के लिए आते हैं। कैसे आते हैं? जनरल पब्लिक के जरिए डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ये लोग जो है 5 साल के लिए वो होते हैं, इलेक्ट होते हैं। देयर आर आल्सो रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम वगैरह, ये रिजर्व सीट कोटास वगैरह मौजूद होते हैं। द मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन इलेक्ट करती है? नेशनल असेंबली करती है, सेनेट नहीं करती। प्रेसिडेंट को कौन करती है? नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो ये फर्क आपके जहन में होना चाहिए। नेशनल असेंबली का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लॉ मेकिंग, जिसको वो परफॉर्म ही नहीं करते। क्यों भाई? हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर लो, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, तो लिहाजा ये काम तो होते ही नहीं। लिहाजा नेशनल असेंबली का मेन काम जो है वो लेजिस्लेशन है। तो ये हमारे एक जो करंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, ये उसका पिलर्स जो हैं वो आज हमने देखे कि भाई जमहूरियत के अंदर कौन कौन से पिलर होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, चार। और चारों की कंपोजिशन, उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह हमने सब देखे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70% चांस होता है कि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। एक पार्ट इस चैप्टर में से नॉर्मली एक ही क्वेश्चन होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट वो ज़्यादातर तकरीबन 80% तक बल्कि आप कह सकते हैं चांस है कि इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चे, तो कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? चलें, तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर परसों हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखें, चैप्टर 1 हमारा इंशाल्लाह खत्म होगा। 5 से 8 नंबर का हम अपना ड्यूटी कवर करें। ठीक होगा बेटा? तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।